नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपके बिहार में विद्युत विभाग में भर्ती आ चुकी है और पंजाब में भी आ चुकी है विद्युत विभाग में, और एमपी में भी आ चुकी है। यूपी मेट्रो की वैकेंसी चल रही है। सेल वगैरह की वैकेंसी हरदम आती रहती हैं जो कि इस समय बेकारों की चल रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिशियन से संबंधित एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना। एक एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, जो कि इसकी व्याख्या इतनी टाप दी गई है जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं ये प्रश्न। और अगर आप हमारे पिछले सारी वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियो टॉपिक वाइज और सभी तरह की वीडियो हम बना के रखे हैं, तो वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक डेड डैश होता है। क्या होता है आपको बताना है। सही उत्तर विद्युत क्षेत्र होता है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि इसकी व्याख्या, इकाई आवेश पर अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों सदिश राशि होती हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा, परिमाण एवं त्रिभुज सदिश योग का पालन करे, जबकि विद्युत धारा तथा विद्युत विभव दोनों अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान डेड डैश का पालन करता है। सही उत्तर जो कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम, एक निर्धारित भौतिक मात्रा या तीव्रता भौतिक मात्रा के स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण या प्रतिकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आवेशों के गुणनफल और आवेशों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, जो कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती पर निर्भर करता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, गुरुत्वाकर्षण यानी आपका आकर्षण बल F बराबर के Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर होता है, जो कि इस प्रकार यहाँ से आप निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे कि आवेशों के गुणनफल तथा आवेशों के मध्य की दूरी पर आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, वायु में और द्विविद्युत नियतांक के माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात डेड डैश होगा। सही उत्तर जो कि K अनुपात 1 होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका फार्मूला देख सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप यहाँ पर मान लो यहाँ पर K होता है, इसका मान ही इतना होता है, जो कि इस प्रकार इस फार्मूले से देख सकते हैं। यही फार्मूला आपका काम आता है हर जगह। चलिए इस प्रकार यहाँ से मान लो रखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार आपका मान आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा यदि डेड डैश ज़्यादा होगा। सही उत्तर जो कि व्यास ज़्यादा होगा तो इसका मान लो प्रतिरोध कम होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि फार्मूला आपका दिया गया है, R बराबर रो L अपान A है, जो कि त्रिज्या ए जो होती है आपकी त्रिज्या, जो कि त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होती है। यहाँ पर तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर एल लंबाई को प्रदर्शित करता है, जो कि रो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी भी चालक पदार्थ का तापमान पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। लंबाई बढ़ाने से व्यास कम हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है। केवल तार का व्यास बढ़ाकर प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार का, जैसे कि मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित परिपथ में ए और बी के बीच विभवांतर क्या है।
यहाँ पर ए और बी के बीच विभवांतर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10, यहाँ पर ये 10 10 ये जुड़ जाएंगे, जो कि ये घट जाएगा, जो कि इस प्रकार है। फिर आपका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सीरीज में जो है आपका जुड़ता है, और जो ये आपके समांतर में हो जाएंगे तो ये आपका घट जाता है, इस प्रकार होता है। चलिए अगले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि 6 और 6 वोल्ट की बैटरी पैरेलल में होने के कारण वोल्टेज का मान 6 वोल्ट ही होगा। यानी मैं आपको अभी भी बताया, जो कि पैरेलल में होगा तो वोल्टेज समान रहेगा, और सीरीज में होगा तो वोल्टेज जो है जुड़ जाता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है किसी भी परिपथ में। चलिए अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जैसे कि एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य डैश कहलाता है। सही उत्तर जो कि विभवांतर कहलाता है। v बराबर आप फार्मूला कई प्रकार से निकाल सकते हैं। v बराबर W/Q होता है, जो कि इस प्रकार है, और एक ओम के नियम से भी v बराबर IR इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आप v बराबर फार्मूले से कई मान निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक निर्धारित कार्बन प्रतिरोध के रंग बैंड लाल, भूरे, सुनहरे और रजत हैं, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कार्बन प्रतिरोध के रंग जो है लाल का कितना होता है, आपका 2 होता है, भूरा का 1 होता है, तीसरा आपका जो स्टेप होता है वो गुड़े का चिन्ह होता है, जो कि आपका तीसरा जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तीसरा आपका भूरा, यानी भूरा 10 की घात है 1। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सुनहरा का होता है, सुनहरा का आपका -1 होता है, जो कि इस प्रकार मान रखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर आपका आ जाएगा। जैसे कि सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो 2.1 आ जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। एक नारंगी काला भूरा बैगनी रंग का रजिस्टर डैश होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, नारंगी का जो होता है 3 होता है, फिर एक नारंगी है, फिर 3 रखेंगे, तीसरा स्टेप आपका गुड़े का होता है, फिर 10 की घाते में क्या लिखेंगे, नारंगी हो गए, फिर काला का कितना होगा, 0 होता है, काला का तो आपका 0 होता है, यहाँ पर 0 रखेंगे। फिर आपका प्लस माइनस कितना, काला भूरा बैगनी, यहाँ पर जैसे कि दोस्तों ये आपका 6 स्टेप वाला है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 3 स्टेप, जैसे कि यहाँ पर नारंगी काला, इस प्रकार नारंगी का 3 काला का 0 होता है। चौथा स्टेप इसमें गुड़े का होता है, जो कि चौथा स्टेप आपका भूरा है, भूरा का 1 हो जाएगा। और बैगनी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बैगनी का 0 1 होता है, जो कि प्लस माइनस इसकी सहनशीलता हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3, इसका मान तो आपका हो जाएगा 10, यानी 3 3 0 0, और यहाँ पर यह प्लस माइनस 0 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 3.3 के, जो कि यहाँ पर हो जाएगा, फिर इसे लगाएंगे, जो कि प्लस माइनस 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपका दिख रहा है 3.3 के ओम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ समझ आ रहा होगा, जो कि मैं काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ। इस प्रकार आप समझ लीजिए। जैसे कि भूरे, हरे, धूसर, चमकीले लाल रंग का रजिस्टर डैश होगा, जो कि मैं आपको अभी बताया। भूरे का 1, हरा का 5, यहाँ पर धूसर जो आपका होता है यानी स्लेटी जो होता है ये आपका 8 होता है। और यहाँ पर जो जैसे कि चमकी, यहाँ पर इस प्रकार पूरा मान रखेंगे, लाल का 2 होता है। इस प्रकार यहाँ पर जैसे कि भूरा का रख देंगे 1, और हरा का 5 रखेंगे। यहाँ पर 1 और 5 के बाद सिर्फ क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, जो कि मैंने आपको बताया स्टेप में। अब इसे सिर्फ ऑप्शन देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जैसे कि एक कार्बन संयोजी प्रतिरोध हेतु प्रतिरोध को हरा, काला, सुनहरा, रजत रंगों की पट्टिकाओं में बाएं से दाएं संयोजित किया जाए तो प्रतिरोध तथा टॉलरेंस क्रमशः होंगे। सिंपल सा है, दाएं से बाएं,
यानी बाएं से दाएं टॉलरेंस आपका होगा जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि टॉलरेंस होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि 5 ओम प्लस माइनस 10% होगा, जो कि इस प्रकार है। जैसा कि यहाँ पर हरा है, हरा का 5 होता, काला का जीरो होता है, सुनहरा का 0.1 होता है। तो रजत का आपका होता है प्लस, यानी आपकी रजत जो होती है वो चांदी होती है, इसका 10% होता है। तो यहाँ पर आपका बाएं से कौन सा पूछा है, जो कि यहाँ पर बाएं से प्रतिरोध और टॉलरेंस पूछा। प्रतिरोध यहाँ पर आपका कितना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर 5 ओम, और टॉलरेंस जो है 10% है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड बाएं से दाएं निम्नानुसार हरा, पीला और नीला पीला सुनहरा प्रतिरोध को अविरत प्रतिरोध है, तो सहनशीलता ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, हरा का जो होता है 5, यहाँ पर पहले 5 देखिए सभी में है। नीला का आपका 6 होता है, तो इसमें सभी में 6 है। पीला का 4 होता है, तो 4 यहाँ कहाँ पर 4 जीरो लगे हैं, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ये दोनों कट गए आपके, यहाँ पर ये भी कट गया, यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ पर भी 4 जीरो। तो फिर आगे चलते हैं, सुनहरा का आपका कितना होता है, प्लस माइनस 5% होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ये तो आपका चांदी का होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है। चलिए मैं आपको बता दूं, ये आपका यहाँ पर माइका सबसे अच्छा कुचालक होता है, जो कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विद्युत उपसाधनों के सिरे डैश डैश के बने होते हैं, सही उत्तर जो कि पीतल के बने होते हैं। अगला प्रश्न, गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है, सही उत्तर जो कि अर्धचालक में होता है। चलिए पूरी जानकारी आपको बताते हैं, जो कि गर्म करने पर चालकता का बढ़ना अर्धचालक में होता है, और अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। चालकों, अतिचालकों तथा धातुओं को गर्म करने पर चालकता घटती है, जो कि मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे कि चालकों यानी अतिचालकों तथा धातुओं को गर्म करने पर चालकता घटती है, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है धनात्मक होता है। अगला प्रश्न, स्पार्क प्लग में कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, सही उत्तर पोर्सलीन होता है। स्पार्क प्लग में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में पोर्सलीन उपयोग किया जाता है, तथा यह विद्युत का जो है कुचालक होता है। अगला प्रश्न, विद्युत कार्य में निम्न में से क्या एक कुचालक के समान कार्य नहीं करता है। कुचालक के समान आपको बताना है ये कौन सा कार्य नहीं करता, जो कि यहाँ पर आप सभी को पता है, नर्म लोहा जो है ये कुचालक नहीं होता है, ये तो आपका चालक होता है, जो कि यहाँ पर एबोनाइट, अभ्रक ये आपके कुचालक होते हैं। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम या नहीं होती है, वो कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि एबोनाइट, अभ्रक, बैकेलाइट, लकड़ी इत्यादि होते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि नर्म लोहा, चांदी, सोना, कॉपर आदि होते हैं। अगला प्रश्न, प्रेरक लोड के आर पार अनुप्रयुक्त एसी वोल्टा की आवृत्ति बढ़ने पर प्रेरक प्रतिघात कैसे बदलता है, सही उत्तर रैखिक रूप से बढ़ता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि प्रेरक लोड के आर पार अनुप्रयुक्त एसी वोल्टा की आवृत्ति बढ़ने पर प्रेरक प्रतिघात रैखिक रूप से बढ़ता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि 4 1 मिली हेनरी प्रेरकों को समांतर में जोड़ा गया है, तो इस संयोजन को सीरीज में दो जो है 1 मिली हेनरी वाले प्रेरकों को साथ जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रेरकता कितनी होगी। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, जो कि 4 यहाँ पर समांतर में जोड़ दिए गए हैं और 2 आपके सीरीज में जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्व किया गया है, जो कि समांतर में है, तो यहाँ पर इस प्रकार सॉल्व होंगे, जो कि यहाँ पर 1/, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सॉल्व हुआ है, इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर 2.25 मिली हेनरी इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। और दोस्तों पहले तो आपको वीडियो को खुद से रोक कर जो सवाल आए इनको सॉल्व करें, क्योंकि जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो तभी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाओगे।
क्योंकि दोस्तों आपको ये अगर सॉल्व करते हैं तो पूरा आपके माइंड में याद हो जाएगा और वहाँ पर आराम से कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको तनी भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट है, जो कि आप देख ही रहे होंगे। हमने काफ़ी अच्छे प्रीवियस ईयर सभी प्रश्नों को कवर किया इसमें। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि दिए गए परिपथ का समय स्थिरांक ज्ञात कीजिए। जैसा कि ये दोनों प्रतिरोध जो हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है, तो इसे पैरेलल में जोड़ने के लिए आपको फार्मूला होता है R/N। ये समान समान रेजिस्टेंस के लिए होता है, यानी 4 आपका है तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा रेजिस्टेंस। और फार्मूला आपका समय स्थिरांक का होता है, जो कि यहाँ पर L/R। एल का मान कितना है आपका 10, R का मान कितना है 2। यहाँ पर 10 में 2 का भाग देंगे तो आपका यहाँ पर 5 सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार है, जैसा कि यहाँ पर शुद्ध प्रेरण एसी परिपथ के लिए निम्न कथन में कौन सा सही है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि परिपथ का सक्रिय विद्युत शून्य है। चलिए यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं, जो कि शुद्ध प्रेरण एसी परिपथ में परिपथ का सक्रिय विद्युत शून्य होता है, क्योंकि इसमें प्रतिघाती शक्ति Q का मान VI साइन फाई के तुल्य होता है। आदर्श परिस्थितियों में इनमें वोल्टता का मान धारा से 90 डिग्री आगे होता है, इसलिए इसका पावर फैक्टर लैगिंग प्रकार का होता है। अगला प्रश्न। 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग निम्नलिखित स्विच का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि ICTP, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए, जो कि 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में ICTP का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। HRC फ्यूज यानी हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी फ्यूज प्रदान करता है। सही उत्तर जो कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन यानी लघु परिपथ सुरक्षा करता है। चलिए देखते हैं, जो कि HRC फ्यूज लघु परिपथ सुरक्षा प्रदान करता है। HRC फ्यूज 650 वोल्ट से ऊपर की वोल्टताओं पर प्रयोग किए जाते हैं। HRC फ्यूज की रक्षा क्षमता लगभग निश्चित होती है। अगला प्रश्न। नियमानुसार किसी इंस्टॉलेशन में क्षरण धारा यानी लीकेज करंट की पूर्ण भार धारा यानी फुल लोड करंट में कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर सी 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए, निम्नानुसार किसी स्थापना में क्षरण पूर्ण भार धारा के 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न। घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। सही उत्तर जो कि वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र होता है। चलिए, घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र बनाना चाहिए। अगला प्रश्न। घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं। इसका उद्देश्य क्या है। सही उत्तर व्यक्तियों की सुरक्षा। अगला प्रश्न। एक निश्चित श्रेणी अनुनाद परिपथ में VC यानी 125 दिया गया है, VL 125 दिया गया है, VR आपका 40 वोल्टेज दिया गया है, तो स्रोत विभव का मान ज्ञात करना है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फार्मूला आपका होता है जो कि V बराबर V रेजिस्टेंस और लोड VL माइनस VC। यहाँ पर फार्मूले पर यही पूरा मान रख देना, जो कि सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 40 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए, अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा मान डैश के समान होता है। सही उत्तर कैपेसिटर की प्रतिक्रिया के समान होता है। जैसे कि अनुनाद आवृत्ति पर सर्किट में लगे प्रेरक प्रतिबाधा तथा कैपेसिटर की प्रतिक्रिया बराबर होती है, जो कि XL बराबर XC का मान बराबर होने पर ही अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जब प्रेरक धारा को लैग करने लगता है तो कैपेसिटर प्रतिक्रिया के द्वारा धारा की लीड किया जाता है और सर्किट को अनुनाद आवृत्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि एक कैपेसिटर तथा प्रतिरोध एक ज्या तरंग जनित्र के साथ सीरीज क्रम में संयोजित किए गए हैं। तो आवृत्ति को इस प्रकार समंजित किया गया है कि धारित्र यानी प्रतिक्रिया प्रतिरोध के बराबर हैं। तो प्रत्येक अंग के चारों ओर बराबर मात्रा का विभव दिखाई देगा यदि आवृत्ति को बढ़ाया जाए। सही उत्तर जो कि वी आर बड़ा होगा वी सी से। चलिए यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करना चाहूँगा जो कि एक कैपेसिटर तथा रेजिस्टेंस एक ज्या तरंग जनित्र के साथ सीरीज क्रम में संयोजित किए गए हैं। तो आवृत्ति को इस प्रकार समंजित किया गया है कि धारित्र प्रतिक्रिया प्रतिरोध के बराबर है। प्रत्येक अंग के चारों ओर बराबर मात्रा का विभव दिखाई देगा जबकि वी आर बड़ा होगा वी सी से आवृत्ति को बढ़ाया जाए। चलिए उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, किसी एलसी परिपथ यानी एल प्रेरक तथा सी कैपेसिटर में दोलन की आवृत्ति डैश डैश है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1/2 पाई एल सी रूट में एल सी होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। सही उत्तर सीसा यानी लेड वाली बैटरी आपकी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। इस बैटरी के प्रत्येक सेल में अम्लीय विद्युत अपघट्य तनु H2SO4 होता है। इसमें दो प्रकार की प्लेटें होती हैं जो कि प्लस तथा माइनस ऋण यानी धन तथा ऋण प्लेटें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न, लेड एसिड सेल में किस तरह की ऊर्जा संचित होती है। सही उत्तर रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। जो कि लेड एसिड सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है इसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह द्वितीयक बैटरी होती है, एक लेड एसिड संचायक बैटरी तथा दूसरी क्षारीय संचायक बैटरी होती है। अगला प्रश्न, एक 100 यानी एम्पियर आवर क्षमता की बैटरी को 8 एम्पियर की धारा लगभग डैश डैश तक देनी चाहिए। आपका एम्पियर आपकी क्षमता बराबर फार्मूला होता है, आपको क्षमता बराबर होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपका एम्पियर इंटू आवर होता है। यहाँ पर एम्पियर आपका दिया गया है और यहाँ पर इसमें भाग देंगे यानी 100 में आपका 8 से भाग देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस प्रकार आपका 12.5 सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए विद्युत आपूर्ति डैश डैश के द्वारा होनी चाहिए। सही उत्तर जो कि डीसी स्रोत होनी चाहिए यानी डीसी धारा आपकी होनी चाहिए। चलिए जैसा कि विद्युत लेपन में न्यून वोल्टता 2 से 16 वोल्ट की विद्युत धारा का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है, क्रोमियम प्लेटिंग के लिए 3 से 4 वोल्ट की वोल्टता की आवश्यकता पड़ती है। यदि वस्तुओं की सतह क्षेत्र अधिक हो तो 5 से 6 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, क्रोमियम प्लेटिंग की धारा घनत्व 250 से लेकर 350 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। कॉपर प्लेटिंग के लिए 4 से 12 वोल्ट होता है और धारा घनत्व जो कॉपर होता है इसका 100 से 300 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए जैसे कि सिल्वर प्लेटिंग के लिए धारा घनत्व आपका 20 से 30 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और निकल के बारे में मैं बात करूँ तो निकल प्लेटिंग 1 से 2 वोल्ट होता है। चलिए धारा घनत्व आपका जो होता है 30 से 60 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप इस फार्मूले से ये सारा मान आप निकाल सकते हैं जो कि यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आ गया जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वह परिघटना क्या कहलाती है जिससे कि ईएमएफ और धारा यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी भी चालक में प्रेरित होती है तो जिसे एक चुंबकीय फ्लक्स द्वारा रोक दिया जाता है। सही उत्तर विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। जैसे कि वह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है जिसमें ईएमएफ और धारा यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी भी चालक में प्रेरित होती है जिसे एक चुंबकीय फ्लक्स द्वारा रोक दिया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वेबर होती है। अगला प्रश्न, एक पदार्थ जिसकी सापेक्ष पारगम्यता 1 से अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है। सही उत्तर लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। चलिए
जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक पदार्थ जिसकी सापेक्ष पारगम्यता एक से अधिक होती है उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। शिथिल क्षेत्र जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको दिया गया है जैसे कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। सही उत्तर जो कि कॉपर आपका है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। चलिए, जैसे कि दिए गए विकल्पों में कॉपर अनुचुंबकीय पदार्थ है जो कि धातु भी है और साथ ही इसमें इसका परमाणु क्रमांक जो है 29 होता है, जो कि इस प्रकार परमाणु क्रमांक होता है तथा बाह्यतम कोश में उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन कॉपर की को चालक बनाता है। अगला प्रश्न, लौह चुंबकीय पदार्थ किसमें बनाए जाते हैं। सही उत्तर जो कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट ये आपके लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। चलिए, पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं जो कि लौह चुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ जिनकी पारगम्यता एक से बहुत अधिक होती है उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लोहा, निकिल, कोबाल्ट होते हैं। अनुचुंबकीय के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ जिनकी पारगम्यता एक से कुछ अधिक होती है उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनियम, क्रोमियम, हवा इत्यादि होते हैं। चलिए, प्रतिचुंबकीय के बारे में मैं आपको बता दूं, वे चुंबकीय पदार्थ जिनकी पारगम्यता एक से कम होती है उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए बिस्मिथ, एंटीमनी, सोना, चांदी, कॉपर, क्वार्ट्ज, पारा, जल आदि होते हैं। अगला प्रश्न, लोहा, कोबाल्ट, निकल, गिडोलियम क्या है। सही उत्तर मृदु लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। चलिए, जैसा कि आपका लोहा, कोबाल्ट, निकिल, गिडोलियम मृदु लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। इन्हें चुंबकीय सामग्री बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता एक से कहीं अधिक होती है। यह मान लगभग 200 से लेकर 400 यूनिट तक होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि और छोटा कर लिया जाए। चलिए, जैसे कि गैर धारा यानी अप्रचलित वाहक सेटअप और कंडक्टर यानी संवाहक के लिए अर्थिंग को डैश कहा जाता है। अर्थिंग के लिए आपको उपकरण अर्थिंग कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे, आप ध्यान से देखना। जैसे कि गैर धारा वाहक सेटअप और कंडक्टर के लिए अर्थिंग करने को उपकरण अर्थिंग कहा जाता है। अर्थिंग के जो लाभ होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यदि विद्युत उपकरणों पर सटीकता से अर्थिंग की जाती है तो ऐसे में यदि धारा का क्षरण हो तो भी मनुष्य को विद्युत झटका नहीं लगता है। अगला पॉइंट है, जैसे ही करंट लीकेज होती है तो भूमि के संपर्क में आ जाती है जिससे धारा का मान बढ़ जाता है और ELCB यानी इलेक्ट्रिक लीकेज सर्किट ब्रेकर परिपथ को बंद कर देती है या फ्यूज पिघलकर परिपथ तोड़ देता है। चलिए, अगला पॉइंट है, जैसे कि उपकरणों व अधिष्ठापन में विद्युत धारा वहन करने वाले भाग भू विभव पर बने रहते हैं। अगला पॉइंट, अर्थिंग को ट्रांसफार्मर, मोटर, अल्टरनेटर व सभी मशीनों से जोड़ने व दुर्घटनाओं की समस्या कम हो जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबा प्लेट उपयोग से और डैश कम किया जा सकता है। सही उत्तर जो कि प्लेट क्षेत्र को बढ़ा के कम किया जा सकता है। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं जो कि पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबा प्लेट के उपयोग से और प्लेट क्षेत्र को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। तांबा प्लेट का उपयोग प्लेट अर्थिंग में किया जाता है और प्लेट अर्थिंग में 60x60x3.18 mm तांबे का प्लेट उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, लाइन दोष का पता लगाने के लिए लिंक का अर्थ लाइन को तोड़कर निम्नलिखित में से किसे अस्थायी रूप से रख दिया जाता है। सही उत्तर अर्थ लाइन लिंक होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि बिना जानकारी के, बिना सुरक्षा सावधानी के, बिना अथॉरिटी के, बिना सुरक्षा उपकरणों के मशीन से कार्य करते समय दुर्घटना हो सकती है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण क्या कारण है। सही उत्तर मानवीय कारण होता है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति विद्युत कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है।
सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि सर्किट स्विच को बंद किए बिना फ्यूज बदलना। ये आपका सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर सर्किट बंद नहीं है तो आप फ्यूज बदलेंगे तो आपका झटका लग सकता है। बाकी आपके सभी सही हैं, जैसे कि रबर मैट का उपयोग करना, ये आपका सही है। पीवीसी हैंडल स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना, ये भी आपका सही है। आईएसआई मार्क वाले स्विच का उपयोग करना, ये भी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों से एक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मशीन चलने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए, यही आपका बुनियादी सुरक्षा नियम एक है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देख लेते हैं। सुरक्षा नियम, मशीन की सुरक्षा नियम का पालन करना और मशीन चलाने के दौरान सावधानी बरतना होता है। कार्यस्थल का कार्य करने हेतु उचित होना होता है और प्रयुक्त किए गए उपकरणों की त्रुटि रहित होना। चलिए अगला प्रश्न। ऊष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। सही उत्तर जो कि ठंडे गीले कपड़े पहनाना चाहिए। चलिए जैसे कि ऊष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति को ठंडे गीले कपड़े पहनाना चाहिए ताकि शरीर में तापीय संतुलन हो जाए और मतलब उसका शरीर ठंडा हो जाए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों में संपर्क में ना आए। सही उत्तर गार्डिंग होगा। चलिए जैसा कि विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को गार्डिंग कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों में ना आए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि हमेशा एक सामान्य संग्राही विन्यास प्रवर्धक की यानी एम्पलीफायर की भारपूर्वक अंतिम अवस्था है, उस अवस्था का मुख्य कार्य डैश डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि प्रतिबाधा मेल मिलाव होता है। यहाँ पर एम्पलीफायर के अंतिम अवस्था में लोड से पहले कॉमन कलेक्टर विन्यास प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि इम्पीडेंस मैचिंग प्रदान करता है। जैसे कि इनपुट रेजिस्टेंस आपका वेरी लो जो कि इतना होता है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं जो कि यहाँ पर पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार दी गई है। अगला प्रश्न। प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर युग्मन में संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सही उत्तर दिश धारा को आउटपुट के साथ मिलने से रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको पूरी व्याख्या के माध्यम से बताता हूँ। प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर युग्मन में संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्रयोग इसलिए करते हैं कि डीसी को ब्लॉक करता है और इसी को पास करता है, जिससे आरएल यानी लोड प्रतिरोध के क्रॉस आवश्यक आउटपुट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न। किस प्रकार के शक्ति प्रवर्धक में संग्राहक धारा प्रविष्ट संकेत के आधे चक्र से कम प्रवाह करता है। सही उत्तर वर्ग सी प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला आपका दिया गया है जो कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम परावैद्युत क्षमता है। सही उत्तर SF6। यहाँ पर इसकी पूरी व्याख्या मैं आपको बता दूं। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सर्वाधिक परावैद्युतांक क्षमता होती है। आजकल उच्च क्षमता पारेषण के सर्किट ब्रेकर में SF6 का भी प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। अभ्रक का परावैद्युतांक वायु के लगभग डैश डैश के बराबर होता है। सही उत्तर 5 गुने के परावैद्युतांक के बराबर होता है। वायु का परावैद्युतांक 1 है तथा अभ्रक का परावैद्युतांक 5.9 तथा पानी का जो होता है 81 तथा कांच का परावैद्युतांक 5.1 होता है। ये सारे आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा रोधन वर्ग 90 डिग्री तक का तापमान सहन कर सकता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर वर्ग वाई यह आपका 90 डिग्री का तापमान सहन कर सकता है। और यहाँ पर एफ का जो होता है 155 होता है, एच का जो होता है 180 होता है, और यहाँ पर आपका सी का जो होता है 220 250 तक, यहाँ पर 230 250 तक यहाँ पर चल जाता है।
ए का आपका जो होता है 105 होता है। इस प्रकार आप ये सारे मान जरूर याद रखें। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पूरा टेबल ही यहाँ पर बना हुआ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो कि वर्ग वायु विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन जो है 90 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहन कर सकते हैं, जो कि वर्ग वायु विद्युत रोधन सबसे कम तापमान सहन कर सकता है, जबकि वर्ग सी विद्युत रोधन सबसे अधिक तापमान सहन कर सकता है, जो कि इतने के बीच होता है। चलिए, जैसे कि वायु के लिए 90 डिग्री, ए के लिए 105 डिग्री, और ई के लिए 120, बी के लिए 130, एफ के लिए 155, एच के लिए 180 और सी के लिए ये तीनों मान आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, 90 डिग्री में जो होते हैं सूत, रेशम, सामान्य कागज होता है। ये आप ज़रूर याद रखें, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। वाई ए में 105 डिग्री में जो होता है आपका सूत, रेशम, तेल से भीगा हुआ कागज ये होते हैं। ई में जो आपका 120 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि इसमें लेडराइट पेपर होता है, एस्पायर होता है, क्लॉथ और फाइबर होते हैं। बी में 130 तापमान होता है, जो कि इसमें अभ्रक, फाइबर, एस्बेस्टस होता है। एफ 155 जो कि अभ्रक, फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टस होता है। एच के लिए 180 जो कि एलास्टोमर तथा अभ्रक होते हैं। सी के लिए आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार चीनी, मिट्टी, अभ्रक, कांच, क्वार्ट्ज तथा इनमें से बने सभी पदार्थ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्लास ई इंसुलेशन प्रतिबंधक तापमान कितने तक होता है? सही उत्तर 120 डिग्री तक होता है। अगला प्रश्न, वर्ग बी इंसुलेशन किस अधिकतम तापमान का सामना कर सकता है? सही उत्तर 130 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान कर सकता है। वर्ग क्लास बी इंसुलेशन 130 डिग्री तक के तापमान को रोक सकता है। इसका एक रूप है कि अकार्बनिक सामग्री चिपकने के साथ कठोर बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, जो कि एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर रावल प्लग। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए रावल प्लग का प्रयोग करते हैं, जो कि गुल्ली के स्थान पर रावल प्लग का प्रयोग किया जाता है। इसमें वाल प्लग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को लगाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर धात्विक लचीली नालिका का प्रयोग हम करते हैं। चलिए, जो कि धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को लगाने के लिए धात्विक लचीली नालिका का प्रयोग करते हैं। इस्पात वाहक नली सतह पर और सतह के अंदर की दोनों प्रकार की स्थापना के लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणालियाँ की जाती हैं, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा उसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है। यह क्षेत्रफल कितना होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि 100 वर्ग मीटर होता है। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा इसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर द्रव्य सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख डैश होगा। सही उत्तर वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख होगा। चलिए, जो कि सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि एक डीसी मशीन के लिए विद्युत मात्रा यानी कोटि यांत्रिक मात्रा से दुगनी हो तो ध्रुव युग्मों की संख्या कितनी होगी? चलिए इसका सही उत्तर जो है 2 होगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जो कि इलेक्ट्रिक यांत्रिक डिग्री बराबर जो कि 2 यानी 2 मैकेनिकल डिग्री के बराबर होती है। जो कि इस प्रकार यांत्रिक डिग्री का आपका इलेक्ट्रिक डिग्री का यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला जो होता है, इस प्रकार आप फार्मूले से मान रख कर निकाल सकते हैं।
चलिए यहाँ पर आपका 4 यानी सही उत्तर आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि किस उद्देश्य के लिए एनामेल्ड वायर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर वाइंडिंग के लिए किया जाता है। चलिए, एनामेल्ड वायर का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर वाइंडिंग में किया जाता है। इसमें शॉर्ट सर्किट या मोटर के जलने की संभावना कम होती है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल सामान्यतः किससे बने होते हैं। सही उत्तर समवनी कॉपर के तार से बने होते हैं। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल सामान्यतः समवनी कॉपर के तार से निर्मित होते हैं। साथ ही जनरेटर का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, स्व उत्तेजित डीसी मशीनों में क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होती है। सही उत्तर अपने आर्मेचर द्वारा उत्तेजित होती है। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, स्व उत्तेजित डीसी मशीनों में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर द्वारा उत्तेजित होती है। आर्मेचर द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करता है जिससे कि ईएमएफ पैदा होता है। अगला प्रश्न, किसी भी डीसी मशीन के लिए एक्साइटिंग कॉइल किस प्रकार की वाइंड की जाते हैं। सही उत्तर ध्रुवों के आसपास। चलिए देख लेते हैं, डीसी मशीन में एक्साइटिंग कॉइल ध्रुवों के आसपास वाइंड की जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि एक दिश धारा की सीरीज मशीन में डैश क्षेत्र कुंडलियां होती हैं। सही उत्तर जो कि मोटे तार के कुछ फेरों। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है, एक दिश यानी डीसी के सीरीज मशीन में मोटे तार के कुछ फेरों वाली कुंडलियां होती हैं जो मोटे तार एवं कम फेरे प्रतिबाधा का मार्ग कम करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है ताकि मार्ग में सुगमता प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर की नो लोड स्थिति में यदि ट्रांसफार्मर में फील्ड कुंडली का कोई प्रतिरोध न हो तो आयरन क्षय 400 वाट मिलता है, तो ट्रांसफार्मर में कुल क्षय क्या होगा। आपका सिंपल सा है, आयरन क्षय यानी आपका ट्रांसफार्मर में जो कुल क्षय होता है आपका 400 वाट ही होगा। यानी आपका नो लोड स्थिति में कोई प्रतिरोध हानि नहीं है, तो यानी आपकी जितनी आयरन क्षय होगी उतना ही आपका पूरा क्षय होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चूँकि ट्रांसफार्मर नो लोड की स्थिति में इसमें कॉपर हानि नहीं होगी, अतः कुल हानि लव हानि के बराबर यानी कुल क्षय जो है 400 वाट होगी। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में पूर्ण भारित तांबे का नुकसान 1600 वाट है, तो अर्ध भारित तांबे का नुकसान डैश होगा। चलिए, इसका सही उत्तर यहाँ पर आपको बता दूं मैं आपका, जैसे कि यहाँ पर अर्धभार ताम्र हानि बराबर होता है फार्मूला, यहाँ 1/4 यानी आधा है तो यहाँ पर आधे का यानी इसका वर्ग होता है और गुणे आपका जो होता है इस प्रकार देख सकते हैं। अर्धभारित है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 कर देंगे, यहाँ भाग देंगे तो आपका 400 वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जैसे कि अधिकतम दक्षता के दौरान ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान 1000 वाट है, तो लोहे का नुकसान कितना होगा। लोहे का जो है उतना ही होगा, जो कि अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानि और लव हानि दोनों बराबर होती हैं, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक ट्रांसफार्मर को 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा एसी सप्लाई की आपूर्ति दी जाती है, तो द्वितीयक वोल्टता की गणना करना है आपको। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपका फार्मूला जो होता है जो कि इस प्रकार है, N2/N1/V2/V1। यहाँ पर हमें फार्मूले पर पूरा मान रख देना है, जो कि इस प्रकार चालू करेंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान रख के चालू करेंगे तो आपका 25 वोल्ट निकल कर आ जाएगा, 27.5 आएगा, जो कि यहाँ पर 25 के आसपास है, तो इन्हीं आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि डीसी कंपाउंड मोटर के क्षेत्र नियामक को डैश के लिए प्रदान किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा क्षेत्र अभिवाह यानी फ्लक्स के नियंत्रण में किया जाता है। चलिए, डीसी कंपाउंड मोटर क्षेत्र के नियामक को फ्लक्स के नियंत्रण के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मोटर एलिवेटर में उपयोग की जाती है। सही उत्तर कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो है एलिवेटर में प्रयोग की जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर ऐसी मशीनों को चलाने के लिए प्रयोग की जाती है जिन्हें स्थिर गति पर चलाना हो, अपेक्षित हो
और जिनका लोड परिवर्तित होता रहता है, जैसे कि प्रेस, रोलिंग मशीन, कंप्रेसर, एलिवेटर आदि होते हैं। अगला प्रश्न, अनिरंतर हल्के और भारी लोड के लिए चक्के के साथ कौन सी डीसी मोटर उपयुक्त होती है? सही उत्तर संचित रूप से संयुक्त मोटर यानी कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। जैसे कि अनिरंतर हल्के और भारी लोड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। जहां शब्द कुमुलेटिव से तात्पर्य ऐसे परिपथ से है जिसका फील्ड फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स या तो योज्य प्रवृत्ति का हो या विरोधी स्वभाव का होता है। अगला प्रश्न, वह मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग के शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड के सहायता से जुड़ी होती है तो उसे डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर कहा जाता है। कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर वह मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता के कारण जुड़ी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संचयी यौगिक दिश धारा मोटर यानी कुमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर के व्यवहारिक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है? सही उत्तर धातु मुद्रांकन मशीन यानी मेटल स्टैंपिंग मशीन होती है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं धातु मुद्रांकन मशीन यानी मेटल स्टैंपिंग मशीन संचयी दिश धारा मोटर कुमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर के व्यवहार अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, सतत और सटीक गति के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर की आवश्यकता होती है? सही उत्तर डीसी कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर यानी यौगिक मोटर आपकी होती है। जो कि डीसी यौगिक यानी कुमुलेटिव मोटर शंट व सीरीज कुंडली सीरीज होती है। अतः सतत और सटीक गति के लिए डीसी यौगिक यानी कुमुलेटिव मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा जैसे कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार की अभिकल्पित किया जाता है कि इसमें लव क्षति न्यूनतम रहे, क्योंकि सही उत्तर आपका है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग 24 घंटे उत्तेजित रहती है। ये आपका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर आपको बता दूं मैं, जो कि वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है कि लव हानि न्यूनतम रहे, और क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग 24 घंटे उत्तेजित रहती है। अगला प्रश्न, यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लपेटों को दुगना कर दिया जाए और साथ ही प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टता क्या होगी? सही उत्तर पूर्ववत रहेगी। चलिए, यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लपेटों को दुगना कर दिया जाए, साथ ही प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टता पूर्ववत यानी पहले की तरह रहेगी। अगला प्रश्न, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या है? सही उत्तर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। ये आपका उत्तर है। जैसे कि एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि ट्रांसफार्मर यानी यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लव क्षति 500 वाट है तो उसकी ताम्र क्षति होगी। सिंपल सा है, अधिकतम दक्षता के लिए कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है। ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है तो उसकी लव हानि 500 वाट है तो उसकी ताम्र हानि भी 500 वाट की होगी, क्योंकि अधिकतम दक्षता लव हानि और ताम्र हानि के बराबर होती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दिवस दक्षता एक का अनुपात होता है। सही उत्तर KWH आउटपुट और KWH इनपुट एक दिन में का होता है। चलिए, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता का अनुपात KWH आउटपुट और KWH इनपुट का अनुपात होता है। यह पूर्ण दिवस 24 आवर्स के लिए ट्रांसफार्मर का किलोवाट आदर्श मात्रक में निर्गत तथा निवेश वैद्युत ऊर्जा का अनुपात है। यह एक मात्रक रहित राशि है जिसे यहाँ नीटा प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त किया जाता है, अतः ट्रांसफार्मर का पूर्ण दिवस दक्षता होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए क्या है? सही उत्तर अभी तो मैं आपको बताया हूँ, जो कि ताम्र हानि लव हानि के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इसे जल्दी से देख लेते हैं। किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित किस व्यंजक के द्वारा निर्दिष्ट की जाती है? सही उत्तर 1 माइनस हानिया अपान इनपुट इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न,
ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है लव हानि ताम्र हानि बराबर होती है, जो कि इस प्रकार इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनपुट से इनपुट घटाई गई हानि का अनुपात ट्रांसफार्मर के पैरामीटर को व्यक्त करता है। सही उत्तर दक्षता। चलिए, इनपुट से घटाई गई हानि को अनुपात को ट्रांसफार्मर दक्षता पैरामीटर को व्यक्त करता है। ट्रांसफार्मर की वोल्टता उसके घुमाव पर निर्भर करती है। यदि टर्न्स की संख्या अधिक होगी तो यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। यदि वाइंडिंग की टर्न की संख्या कम होगी तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अगला प्रश्न, स्रोत से भार तक अधिकतम शक्ति हस्तांतरण के निम्न में से क्या होता है। सही उत्तर स्रोत प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्रोत से भार तक अधिकतम शक्ति स्थानांतरण में स्रोत प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर होती है। वैसे ट्रांसफार्मर की शक्ति के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शक्ति ट्रांसफार्मर में हमेशा नियत रहती है, केवल वोल्टेज को ही उच्च तथा निम्न करता है। अगला प्रश्न, एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है तो रोटर की आवृत्ति होगी। सही उत्तर 1.8 हर्ट्ज होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर आपका होता है स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। इस प्रकार इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपको यहाँ पर निकल कर उत्तर आ जाएगा 1.8 हर्ट्ज होगा। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर के लिए निर्भर पर स्लिप है। सही उत्तर जो कि <1% होती है। इस प्रकार स्लिप का फार्मूला होता है NS - NR/NS होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है स्टेटर का लेमिनेशन क्यों आवश्यक है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अवयव पर्याय क्रमिक होता है। अगला यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि स्टेटर पर लेमिनेटेड यानी पटलन इसलिए आवश्यक है कि मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होती है तो उसमें अवयव पर्याय क्रमिक होता है। जब स्टेटर को प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की जाती है तो उसमें तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस गति से घूमने वाला अवयव उत्पन्न होता है। उसमें भार धारा हानियाँ होती हैं, जो कि एडी करंट लॉसेस बराबर यानी भार धारा हानियाँ आपका फार्मूला होता है। इस प्रकार देख सकते हैं। अगला प्रश्न, डायरेक्ट यानी ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग डैश मोटर के लिए किया जाता है। कम रेटिंग के मोटर के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। 2 से 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए ड्यूल स्टार्टर होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि एक मोटर में स्लिप का मान 1 से कम है, यह डैश से संचालित हो रही है। सही उत्तर मोटरिंग मोड। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक इंडक्शन मोटर का सदैव लैगिंग पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। यदि मोटर की स्लिप इकाई से कम है तो 0 से अधिक हो तो मोटर सदैव मोटरिंग मोड में कार्य करेगी। साथ ही यदि मोटर की स्लिप इकाई है तो मोटर स्टैंड स्टिल अवस्था में कार्य करेगी। यह स्टैंड स्टिल अवस्था का तात्पर्य मोटर की ऐसी अवस्था से है जहाँ पर मोटर का रोटर अवरुद्ध होता है। अगला प्रश्न, चालू स्थिति में 3 चरणी प्रेरणी मोटर का अधिकतम टार्क डैश है। सही उत्तर स्टैंड स्टील पर रोटर प्रतिघात के प्रतिलोमनता अनुपातिक होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चालू स्थिति में 3 चरणी इंडक्शन मोटर की यानी प्रेरणी मोटर के अधिकतम टार्क स्टैंड स्टील पर रोटर प्रतिघात के प्रतिलोमता अनुपातिक होता है। ज्ञात रहे अधिकतम टार्क कभी भी रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है तथा 3 कला यानी 3 फेज मोटर स्वतः उत्तेजित मोटर की सीरीज में शामिल होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि एक 6 पोल 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर चलता है तो इसका घूर्णक प्रतिरोध 0.04 ओम यानी फेज और गतिहीन प्रतिरोध इतना है, तो चालू अवस्था में अधिकतम बलाघूर्ण सर्पण कितना होगा। सिंपल सा है, वही यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि इस प्रकार अधिकतम स्लिप बराबर आर यानी रोटर प्रतिरोध बटे रोटर रिएक्टेंस होता है। मान दिया गया आपका इस प्रकार, जो कि रोटर प्रतिरोध रोटर रिएक्टेंस यहाँ पर मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 20% निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न दिया गया आपका जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टार्क की मात्रा जिस पर मोटर स्टेप में खींचता है उसे डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर पुल इन टार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर तापमान वृद्धि की आरंभिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। सही उत्तर आसपास का वातावरण ये आपका निर्भर नहीं करता, जबकि रोटर प्रतिरोध, अत्यधिक लोड और लाइन में अत्यधिक वोल्टापात पर निर्भर करता है। मोटर में तापमान वृद्धि 3 कारकों पर निर्भर करता है। रोटर प्रतिरोध, अत्यधिक लोड, लाइन में अत्यधिक वोल्टापात पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक सीलिंग फैन जिसमें कैपेसिटर प्रारंभ मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी है, स्विच ऑन करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो चलने लगी। इसका क्या कारण हो सकता है। सही उत्तर आपका दिया गया जो कि यहाँ पर कैपेसिटर जो है ओपन है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक सीलिंग फैन जिसका कैपेसिटर मोटर लगी है, स्विच ऑन करने पर घूमती नहीं, यदि उसे धक्के से घुमा दिया जाए तो चलने लगती है। इसका कारण खुला कैपेसिटर यानी ओपन कैपेसिटर होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज यानी कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दोनों में से किसी एक वाइंडिंग को बदल दिया जाए, यानी आपको गतिशील वाइंडिंग अथवा आरंभिक वाइंडिंग के संबंध बदलना, यानी दोनों में से एक को बदल दिया जाए तो यहाँ पर इस प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। गतिशील वाइंडिंग अथवा आरंभिक वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग, या आप रनिंग वाइंडिंग बदल दें या आप स्टार्टिंग वाइंडिंग बदलकर इसकी गति को चेंज कर सकते हैं। चलिए, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की गतिशील वाइंडिंग अथवा आरंभिक वाइंडिंग संबंध बदलने से परिवर्तित किया जा सकता है। यदि कैपेसिटर प्रारूपी मोटरों की प्रारंभिक वाइंडिंग में सीरीज क्रम में अपकेंद्री स्विच लगा दिया जाए तो यह कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कि यहाँ पर मोटर जब 75% गति पकड़ लेता प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग कर देता है। ये यहाँ पर फिर से एक बार बता दूं, सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम मोटर जब 75% गति पकड़ ले तो प्रारंभिक वाइंडिंग को अलग कर देता है। अगला प्रश्न, एक पूर्ण तरंग डिस्टकारी की तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव एक अर्ध तरंग डिस्टकारी का तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव क्या होगा। सही उत्तर दुगुना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक पूर्ण तरंग डिस्टकारी का तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव एक अर्ध तरंग डिस्टकारी का तुल्यकालिक निर्गत विभव से दोगुना होता है। अगला प्रश्न, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में कितनी डायोडों की उपयोग होगा। 6 डायोड का उपयोग करते हैं। ब्रिज के लिए 2 और सेंटर टैप्ड के लिए 2 और हाफ वेव के लिए 1 डायोड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यदि चारों डायोड की स्थिति को उत्क्रमित यानी उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा। सही उत्तर आउटपुट वोल्टेज की ध्रुवता उत्क्रमित यानी बदल जाएगी। जैसे कि ब्रिज रेक्टिफायर के चारों डायोडों की दिशा बदलने पर आउटपुट की ध्रुवता भी परिवर्तित हो जाएगी। अगला प्रश्न, डीसी आपूर्ति प्रणाली पर आधारित डिस्टकारी में आमतौर पर चौक की तुलना में कैपेसिटर निवेश यानी कैपेसिटर इनपुट फिल्टर को अधिमान्यता दी जाए तो क्योंकि क्या होगा। सही उत्तर चौक महंगा होता है। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, डीसी आपूर्ति पर आधारित डिस्टकारी एसी को डीसी में बदले आमतौर पर चौक की तुलना में कैपेसिटर निवेश निस्पंदन यानी कैपेसिटर इनपुट फिल्टर को मान्यता दी जाए तो क्योंकि इसका चौक महंगा होता है। तो ज्ञात रहे चौक स्वप्रेरण का कार्य करने वाली युक्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर आपको बताना है ये क्या बना हुआ है, ये डायग्राम किसका है। सही उत्तर ये आपका रेक्टिफायर यानी डिस्टकारी का है। दिया गया डायग्राम जो है डिस्टकारी को दर्शाता है जिसका प्रारंभिक कार्य प्रत्यावर्ती धारा को यानी आपका जो है एसी को डीसी में बदलता है।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया, स्लिप रिंग तथा ब्रश अल्टरनेटर किसे जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? सही उत्तर, बाहरी सर्किट को फील्ड वाइंडिंग से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि स्लिप रिंग एवं ब्रश अल्टरनेटर बाहरी सर्किट को फील्ड वाइंडिंग से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि जनरेटर में स्लिप रिंग का उपयोग बाहरी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग से जोड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि अल्टरनेटर में घूमने वाला पार्ट वाइंडिंग होता है, जबकि जनरेटर में घूमने वाला पार्ट जो है आर्मेचर होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अगला प्रश्न, किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी है तो क्या करेंगे? सही उत्तर, फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी अल्टरनेटर में ईएमएफ बढ़ाना हो तो फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 है तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल पिच कितना होगा? पोल पिच बराबर फार्मूला चालकों की संख्या बटे यहाँ पर आपका पोल यानी पोलों की संख्या, यहाँ पर 6 का 84 में भाग देंगे तो आपका यहाँ पर 14 आ जाएगा। चलिए, इस प्रकार आपका दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है। सही उत्तर, नरम लोहा का बना होता है। एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर नरम लोहे का बना होता है। रोटर के अंदर की परिधि में आर्मेचर चालक रखने के लिए स्लॉट की बनी रहती है। रोटर एक ऐसे गतिपाल पहिए की तरह होता है जिससे कि उसके बाहरी परिधि में क्रम से एन तथा एस ध्रुव आबद्ध होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि मॉसफेट की दहलीज वोल्टता से तात्पर्य क्या है? सही उत्तर, वह गेट स्रोत वोल्टता जिसमें पूर्व परिभाषित मान की ड्रेन धारा बहना शुरू कर देती है। जैसे कि मॉसफेट की दहलीज वोल्टता का वह वोल्टता गेट स्रोत वोल्टता जिसमें पूर्व परिभाषित मान का ड्रेन धारा बहना शुरू कर देती है। अगला प्रश्न, संतृप्ता। अगला प्रश्न आपका दिया गया, संतृप्ता क्षेत्र में मॉसफेट आईडी धारा गेन और वोल्टेज गेन के गुण होते हैं। सही उत्तर, जो कि वर्ग समीकरण इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ट्रायोड क्षेत्र में मॉसफेट आईडीवीजीएस गुण होते हैं। सही उत्तर आपका ट्रायोड ऑप्शन नंबर ए हाइपरबोलिक होते हैं। अगला प्रश्न, सही विकल्प का आपका चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मॉसफेट एक ध्रुवी वोल्टता अनियंत्रित 3 टर्मिनल उपकरण होता है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं इसकी पूरी जानकारी, जो कि मॉसफेट एक वोल्टता नियंत्रित 3 टर्मिनल युक्ति, इसका जो पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इस युक्ति को गेट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें डिस्प्लेशन एवं इंस्ट्रूमेंट मॉसफेट दोनों में चैनल चालकता अर्धचालक पर एक इंसुलेटेड सिलिकॉन ऑक्साइड की परत में प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र द्वारा चैनल में आवेशित प्रेरित होता है। प्रेरित आवेश गेट में प्रयुक्त विभव पर निर्भर करती है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एन चैनल पी चैनल यानी पी चैनल मॉसफेट होते हैं। ये मॉसफेट आपके दिए गए हैं। अगला प्रश्न, एक मॉसफेट में टर्मिनल को क्या कहा जाता है? सही उत्तर, ड्रेन सोर्स गेट कहते हैं। एक मॉसफेट का जो पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जो ड्रेन सोर्स गेट होते हैं। प्रयुक्त ऑक्साइड लेयर इनपुट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में केवल 2 कंडक्टर यानी संवाहक अंतर होना चाहिए? सही उत्तर, लैप वाइंडिंग होना चाहिए। जैसा कि लैप वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में चालक का अंतर होता है। एक घुड़ी परिवर्तित पर लैप प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है। अगला पॉइंट है, ऐसे आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें कॉइलों के जुड़े हुए सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं लैप वाइंडिंग कहलाती है। लैप वाइंडिंग में पहली कॉइल के एक सिरे को सेगमेंट से जोड़ा जाता है तथा दूसरे सिरे को साथ लगे दूसरे सेगमेंट के साथ जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट, इसमें प्रत्येक कॉइल के पीछे तरफ मुड़ कर इसमें पहले वाली कॉइल का कुछ भाग ढकती है और वह लैप करती है। अगला प्रश्न, एक कंडक्टर संवाहक जिस सीरीज में कई टर्न्स जुड़ी होती है उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर, कॉइल यानी कुंडली कहते हैं।
जैसा कि एक चालक जिसमें सीरीज कई टर्न्स जुड़ी होती है उसे कुंडली कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार देख सकते हैं, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के विरोध के गुण को प्रेरकत्व कहते हैं। अगला प्रश्न, मशीन को दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर पोल पिच कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो कि मशीनों के निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी पोल पिच कहलाता है, जो कि यह 180 डिग्री विद्युतीय होता है। पोल पिच बराबर होता है फार्मूला आपका स्टेटर खांचों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या होती है। अगला प्रश्न, यदि वाइंडिंग में कॉइल पिच पोल पिच से अधिक है तो वाइंडिंग क्या होगी? सही उत्तर ये आपकी लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग यानी पिच होगी। यदि वाइंडिंग में कॉइल की पिच पोल पिच के बराबर हो तो फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है, और यदि वाइंडिंग में कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है, और यदि कॉइल पिच पोल पिच से अधिक है तो उसे लॉन्ग पिच वाइंडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर डीसी को नहीं माप सकता है? सही उत्तर आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रेक्टिफायर टाइप मूविंग कॉइल मीटर, ये आपका डीसी यानी आपका डीसी नहीं माप सकता है, ये आपका एसी डीसी दोनों मापता है। जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रेक्टिफायर टाइप उपकरण वैकल्पिक वोल्टेज धारा को रेक्टिफाई तत्वों द्वारा मापा जाता है। यह उपकरण एसी को मापता है, यानी एसी को ये मापता है, डीसी को नहीं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यानी चल कुंडली यंत्र द्वारा एसी वोल्टता को नहीं मापा जा सकता है। सही उत्तर पॉइंटर का विक्षेप आपूर्ति की ध्रुवता पर निर्भर करता है। चलिए, पीएमएमसी यंत्रों में संकेतक का कंपन आपूर्ति सप्लाई की ध्रुवता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, चल लौह यंत्रों में त्रुटि का स्रोत क्या है? सही उत्तर आवृत्ति। पीएमसी यंत्रों में स्थायी सेगमेंट प्रयोग किया जाता है तथा मैग्नेट आवृत्ति को सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गतिमान आयरन उपकरणों की विशेषता नहीं है? सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि इसमें से कोई नहीं विशेषता है, जो कि इसका विक्षेपण धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है और इसका पैमाना एक समान नहीं होता है, और यह एसी डीसी दोनों पर मापन हेतु प्रयुक्त होता है। इसे एमीटर की भांति उपयोग नहीं किया जाता। इसमें गतिमान आयरन और उपकरणों की विशेषता नहीं है, यानी उपरोक्त सभी सत्य हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आप बिना कहे तो वीडियो को लाइक करते नहीं हैं और ना ही शेयर करते हैं। वीडियो में आप आया करें तो वीडियो पूरा जरूर देखा करें। जैसे कि इसका विक्षेपण धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि इस प्रकार, और इसका पैमाना एक रैखिक नहीं होता है। यह एसी डीसी दोनों के मापन हेतु उपयोग होता है। इसे एमीटर की भांति उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक चल लौह उपकरण यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर एसी डीसी दोनों के लिए हम करते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, लौह प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों के लिए किया जाता है, जबकि चल कुंडली का प्रयोग दिष्ट धारा मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। मूविंग आयरन में वायु घर्षण अवमंदन कुंडली का प्रयोग करते हैं, जबकि मूविंग कॉइल एडी करंट अवमंदन कुंडली का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, उच्च दाब पर पारद वाष्प लैंप डेड डैश देता है। सही उत्तर 50 लुमेन प्रति वाट देता है प्रकाश। जैसे कि उच्च दाब पर पारा लैंप जो है 50 लुमेन प्रति वाट देता है। पारा लैंप सड़क बत्ती के रूप में औद्योगिक इकाइयों में प्रकाश के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पारा लैंप में निकलने वाले प्रकाश का कुछ रंग नीलापन के लिए होता है। अगला प्रश्न, इंडिकेटर लैंप के पास डेड डैश होंगे, क्या होंगे आपको बताना है? फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होंगे। जैसे कि इंडिकेटर लैंप के पास फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होंगे, और इंडिकेटर लैंप का उपयोग जो है किसी राशि जैसे धारा या किसी प्रक्रिया के जारी होने यानी बैटरी चार्जिंग की सूचना के लिए किया जाता है। अगला है, इंडिकेटर लैंप के रूप में नियॉन लैंप यानी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है।
नियॉन लैंप को सीधे ही 230 वोल्ट एसी सप्लाई के क्रॉस जोड़ा जा सकता है, परंतु एलईडी को 3 वोल्ट डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए रेक्टिफायर द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप द्वारा पारा वाष्प दाब कितना होना चाहिए? सही उत्तर, वातावरण के दाब से दाब का 2.5 गुना होना चाहिए। जैसे कि आपका उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप पारा वाष्प दाब वायुमंडलीय से 5 से 10 गुना ऊंचे दाब पर कार्य करते हैं, तथा उच्च दाब पर मरकरी वेपर टाइप में पारा वाष्प दाब वातावरण एक सही 1/2 गुना दाब पर सील की जाती है। अगला प्रश्न, एक प्रदीप्त दीप फ्लोरोसेंट झिलमिला रहा है और दीप को तत्काल क्यों बंद करना चाहिए? सही उत्तर, जो कि रेडियो हस्तक्षेप बढ़ गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, दीप्त दीप एक वैद्युत डिस्चार्ज लैंप होता है और इसके अंदर की सतह फास्फर की पतली परत होती है। जबकि प्रदीप्त लैंप झिलमिला रहा है तो इसे रेडियो हस्तक्षेप बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी सुरक्षा के लिए लैंप को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि प्रोत्कर्षों यानी सर्ज के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक सकती है? सही उत्तर, सीरीज रिएक्टर रोक सकती है। जैसे कि सर्ज के मामले में सीरीज रिएक्टर का उपयोग किया जाता है तथा आइसोलेटर का प्रचालन बंद परिपथ में किया जाता है। अगला प्रश्न, पंप भंडारण संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दूँ, यह आधार यानी भार बेस के लिए उपयुक्त है, यही आपका गलत है। चलिए यहाँ पर आपको मैं सही वाले कुछ बता दूं, जैसे कि एक ही पानी का उपयोग बार बार किया जाता है, ये भी आपका सही है। और यह परिवर्ती टरबाइन और पंपों को समुचित उपयोग कर सकता है, ये सही है। 4 मीटर बेला के दौरान पानी वापस ऊपर की ओर पंप किया जाता है, ये भी आपका सही है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर भी सही है, उत्तर सही है, जो कि गलत पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपको दिया गया, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जल विद्युत संयंत्र में निम्न में से कौन टरबाइन से धारा जल प्रवाह है? सही उत्तर, विसर्जन यूनिट टॉलरेंस सही उत्तर है। चलिए, जल विद्युत संयंत्र में प्रयुक्त विसर्जन यानी टॉलरेंस अति जल उपलब्ध की स्थिति में अतिरिक्त जल को पुनः जल में प्रवाह करता है। यद्यपि जल विद्युत संयंत्र की निर्माण लागत अधिक होती है, परंतु इसकी ईंधन या परिचालन लागत बहुत कम होती है। अगला प्रश्न, उपलब्ध शीर्ष के अनुसार इनमें से किस प्रकार का पन बिजली संयंत्र का वर्गीकरण है? सही उत्तर, निम्न दाब उच्चता संयंत्र इसका उत्तर होगा। जैसा कि उपलब्ध शीर्ष के अनुसार निम्न दाब उच्चता संयंत्र होता है, जिसका हैंड लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर होता है। साथ ही इस प्रयोजन में पेल्टन टरबाइन प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न दिया गया, जल उत्पादन यानी ऊपर पानी खींचने हेतु पंप का चयन करने पहले निम्न में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि खींचे जाने वाले जल की मात्रा, ये भी सही है। वह ऊंचाई जहाँ तक जल ले जाना चाहिए, ये भी सही है। उत्पन्न समय, ये भी आपका सही है। ये तीनों आपके सही हैं। जैसे कि जल उत्पन्न यानी ऊपर पानी खींचने हेतु पंप का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, और जैसे खींचे जाने वाले जल की मात्रा, ऊंचाई, उत्पन्न समय इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्यूमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए? सही उत्तर, 250 वोल्ट ग्रेड और 1/1.4 mm का होना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्यूमिनियम कंडक्टर का आकार 250 वोल्ट ग्रेड और 1/1.4 mm का होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के स्तर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 61,006 मानक इसका सही उत्तर है, जो कि इस प्रकार दिया गया है।
इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार बाधा के स्तर पर आईईसी 61,006 मानक द्वारा परिभाषित किया जाता है। ईएमसी उत्सर्जन आवश्यकताओं के लिए आईईसी 61,000 का यह हिस्सा आवासीय, वाणिज्य और हल्के औद्योगिक वातावरण में उपयोग के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लागू होता है। इसकी आवृत्ति रेंज 0 हर्ट्ज से लेकर 400 गीगाहर्ट्ज के में उत्सर्जन आवश्यकताओं को कवर किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सीटीएस वायरिंग में केबल अच्छी तरह से परिपक्व यानी वेल सीज्ड और सीधी सागौन की लकड़ी पर लगाए जाते हैं तो जिसकी मोटाई इनमें से किससे कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। सीटीएस वायरिंग में केवल अच्छी तरह से परिपक्व और सीधी सागौन की लकड़ी लगाए जाते हैं जिसकी मोटाई 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट का लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए। सही उत्तर 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि हमने सारे प्रश्नों को अच्छे तरह से पूरी व्याख्या के साथ कवर किया है। जो कि दोस्तों ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रीशियन लेवल का कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जो कि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, ये सारी प्लेलिस्ट के टॉपिक वाइज भी बनी हुई है और यहाँ पर इस तरह की हर टॉपिक से सभी प्रश्नों को कवर किया है, ये भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सारी वीडियो देख लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।